जय हिंद। दोस्तों, आज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की सीरीज में मैं एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है। कितना भी पढ़ लो, कहीं ना कहीं बच्चे गलतियां करते हैं। तो परत दर परत मैं पूरे तरीके से प्रीपोजिशन के हर एक परतों को खोलूंगा। इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज से लेके फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब और हर प्रीपोजिशन को टाइम, डायरेक्शन और प्लेस के हिसाब से जो देखते हैं, इन सब को इसमें मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, कभी भी हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं और फ्रेज प्रीपोजिशन, जैसे अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ, तो अगर मैं यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ कह रहा हूँ तो ये हमारा लास्ट वाला जो वर्ड है ना, ये डिसाइड करता है कि इस फ्रेज को हम क्या बोलें। तो ये जो है हमारा, और अगर हम यही बोल रहे हैं इन डिटेल, तो यहाँ भी प्रीपोजिशन हुआ है, इन का यूज हुआ है, लेकिन लास्ट में क्या है ये डिसाइड होता है। तो ये जो है हमारा इन फ्रंट ऑफ, लास्ट में प्रीपोजिशन है, तो ये हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन होगा। और ये जो वर्ड है प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन का काम करेगा। और प्रीपोजिशन प्लस नाउन बन के जो होता है, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है, जो एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन के रूप में हम यूज करते हैं। तो ये फर्क है। ये हमारा हो जाएगा फ्रेज प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का काम करेगा, और ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। अच्छा, जब ये प्रीपोजिशन होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन का काम एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताना होता है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हमेशा दो नाउन के बीच में संबंध बताता है। नाउन की जगह प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन इन संबंधों को ज्ञात करना पड़ेगा। किसके माध्यम से? वर्ब के माध्यम से, एडजेक्टिव के माध्यम से, एडवर्ब के माध्यम से। इनको देखना पड़ेगा। यही जो है इन दोनों के बीच के संबंधों को डिसाइड करता है। तो इनको देखेंगे तब सही संबंध को समझ के सही प्रीपोजिशन लगाएंगे। और कोई भी प्रीपोजिशन होता है तो उनको तीन वजहों से हम पढ़ते हैं। टाइम का संबंध दिखाने के लिए, प्लेस का और डायरेक्शन का। तो आप ऐसे भी पढ़ें कि सबसे पहले टाइम बताने वाले प्रीपोजिशन पढ़ लें, सबसे उसके बाद प्लेस वाला पढ़ लें, उसके बाद डायरेक्शन वाला पढ़ लें। या ये बात ध्यान में रखें कि प्रीपोजिशन कोई भी हो, वो टाइम भी बताएगा। ऑन मंडे, ऑन यहाँ टाइम भी बताया, और ऑन द रूफ अगर हम बोल रहे हैं तो लोकेशन भी बता रहा है, और ऑन टू रूफ बोल रहे हैं तो डायरेक्शन भी बता रहा है। तो ये तीनों पर्पस के लिए हर एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ ये भी समझना है कि कोई भी प्रीपोजिशन हो, ये तीन काम के लिए यूज होता है। और पहचाने कैसे कि ये कौन सा फ्रेज है? तो लास्ट वर्ड से पता चलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं वेरी गुड, तो वेरी गुड जो है, ये हमारा लास्ट वाला वर्ड जो है ये डिसाइड करेगा कि ये फ्रेज को क्या कहेंगे। लास्ट में एडजेक्टिव है ना, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हम यहाँ पे कह दें वेरी नाइसली, तो ये हमारा एडवर्ब है। लास्ट वाला वर्ड देखिए ये डिसाइड करेगा, तो ये हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। सही है। अगर हम बोल रहे हैं अ वेरी गुड बुक, तो लास्ट में तो नाउन है, इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। समझ रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं हैज डन, तो हैज डन जो है लास्ट में वर्ब है, इस फ्रेज को हम क्या बोलेंगे? जैसे ही हमारा नाउन फ्रेज हो गया, तो वैसे ही लास्ट में वर्ब है, तो ये हमारा वर्ब फ्रेज हो जाएगा। और कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, कौन सा फ्रेज प्रीपोजिशन होगा, ये तो समझ रहे हैं, लास्ट वाला। लेकिन प्रीपोजिशन में क्या है, जैसे अगर हम कह रहे हैं ऑन द वर्ज ऑफ, तो ऑन द वर्ज ऑफ अगर हम बोल रहे हैं तो लास्ट में प्रीपोजिशन है, इसको फ्रेज प्रीपोजिशन कहेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा के जो हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, तो उसमें भी प्रीपोजिशन होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कॉल ऑफ, ठीक है, कॉल ऑफ बोलते हैं, या कॉल ऑन बोल रहे हैं, या कैरी ऑन बोल रहे हैं, तो यहाँ भी प्रीपोजिशन है लास्ट में। लेकिन ये क्या कहलाएगा? वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन का कोई यूज हो रहा है या एडवर्ब पार्टिकल का, तो ये बन जाता है हमारा फ्रेजल वर्ब। तो ये अलग से याद रखिएगा। बाकी यही कॉन्सेप्ट है कि लास्ट वाला वर्ड क्या है, लास्ट वाला वर्ड क्या है, उसके अनुसार चीजें डिसाइड की जाती हैं। तो आज मैं आपको कुछ प्रीपोजिशन, मेंटर ऑफ कॉमन ईयर से प्रीपोजिशन का कुछ सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं।
और उसके जरिए आपको समझना है। तो आज मैं मेंटर ऑफ कॉमन एरर प्रीपोजिशन के चैप्टर से कुछ हिंदी के सेंटेंसेज उठा के आपके सामने रखेंगे और प्राइम फोकस मेरा ये है कि प्रीपोजिशन का जानकारी जो आपने पहले से लिया है वो दुरुस्त हो जाए, एक बार रिकैप हो जाए, और नहीं तो कुछ नया जानकारी भी आपको मिल जाए। दोस्तों, जितना भी आप मेहनत किए हैं पिछले कुछ सालों में और उन सब को अगर अपना बना के रखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहे एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें या फिर अंग्रेजी अच्छा करना है तो न्यूज़पेपर को भी आधा घंटा टाइम देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आप पढ़ते हैं और कुछ समय के बाद भूल जाते हैं ना। तो अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो जो वर्ड्स हमने 1 महीना पहले पढ़ा था, 2 महीना पहले पढ़ा था, वो अभी भी दिमाग में रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस में रहें, चाहे न्यूज़पेपर के ज़रिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ज़रिए। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपका उद्देश्य अंग्रेजी को पूरे तरीके से उस पे पकड़ बनाना है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। चलिए, आज मैं कुछ सेंटेंसेस आपको रख रहा हूँ और एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का ही उसमें यूज करेंगे। चाहे प्रीपोजिशनल फ्रेज बना के करें या फ्रेज प्रीपोजिशन में करें या प्रीपोजिशन के हिसाब से ही हमें सही प्रीपोजिशन लगाना है, फ्रेजल वर्ब लगाना है, हम सही प्रीपोजिशन लगाएंगे और एक ही तरह का प्रीपोजिशन। देखते हैं कि आप इसमें कितना अच्छे से खरे उतरते हैं या कहाँ फंसते हैं। दोस्तों, इसके पहले क्लास को आगे बढ़ाएं, मैं बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेज आपको ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स, बुक्स, ये सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए एसएससी बैंक पीओ के लिए प्रोवाइड करता है। बहुत ईमानदारी, कमिटमेंट और मेहनत से बनाया हुआ ये सारा कोर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें और सिर्फ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ है वो परचेज करें, और बाकी जो तमाम उपलब्ध जो वीडियोज़ हैं, कोर्सेज हैं ऐप पे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आप 9599614791 पे कॉल करके भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है कि वह हम लोगों को आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशान करने पर तुले हुए हैं। तो एक एडजेक्टिव है वेंट, जिसके साथ ऑन लगता है। वेंट ऑन का मतलब तुला हुआ। तो हम इस तरह से बनाएंगे कि ही इज बेंट ऑन हार्मिंग, और ये प्रीपोजिशन है तो लास्ट वाला जो इसके आगे वाला जो वर्ड है ये हमारा जीरेंड हो जाएगा, नाउन। हालांकि वर्ब से बना है तो सेमी वर्ब है, वर्ब का भी गुण है। हार्मिंग अस कैसे? तो आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली, ये हमारा एडवर्ब है, और फिजिकली ये भी हमारा एडवर्ब है। इसमें एक ही मेन वर्ब है इज, और ये जो देख रहे हैं ना ये आधा वर्ब है, सेमी वर्ब है, ये हमारा नाउन और वर्ब दोनों का काम कर रहा है। चूंकि वर्ब का भी गुण है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और इसी वर्ब के लिए आया है कैसे मदद नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। और यहाँ जो बेंट ऑन है तो ये हमारा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो ये इसके और इसके बीच में संबंध दिखा रहे हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव का भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हमारा वाक्य बना वेंट ऑन। अब यहाँ पे वेंट एट लगा देते, वेंट इन लगाते तो इस तरह से एरर हो जाता। अब आगे मान ली ब्लैंक बनाते, तब भी ध्यान रखते कि वेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लगता है। तो हम इस तरह से जब हम इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे तो ध्यान में रखेंगे। अगला वाक्य है शानदार सफलता के लिए बधाई देता हूं। तो बधाई देने के लिए बोलते हैं दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेट। तो कॉन्ग्रेचुलेट या कॉम्प्लीमेंट ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। और एक बात और आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू अगर हम बोलते तो यहाँ पे इस वर्ब का ये सब्जेक्ट और ये उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बीच में हम नहीं लगाएंगे प्रीपोजिशन। ये नहीं याद रखिएगा कि कॉन्ग्रेचुलेट है तो ऑन लगा ही देना है। हाँ, किस वजह से? तो फिर यहाँ पे लगाना होगा ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, इस उपलब्धि पे, ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। ये प्रीपोजिशन ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है तो एक समय में तो चाहे तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाइए या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाइए, दोनों का नहीं बना सकते। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन की कोई जगह नहीं है। और यहाँ प्रीपोजिशन के आगे जो आया वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो ये हमारा सही है। देखिए दोस्तों, आज़ादी के 70 साल के बाद भी भारत अभी तक अनाजों के लिए आयात पर निर्भर करता है।
तो आज़ादी के 70 साल के बाद भी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इवन आफ्टर 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया, टाइम बता रहा है। इंडिया प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर, इंडिया इज स्टिल, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, स्टिल। और ये कंजंक्टिव एडवर्ब के रूप में भी इनका यूज करते हैं, इज स्टिल काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है निर्भर करना, काउंट ऑन भी बोलते हैं, और काउंट की जगह डिपेंड भी बोलते हैं, बैंक भी बोलते हैं, बिल्ट भी बोलते हैं। तो ये सब के साथ प्रीपोजिशन फिक्स से ऑन ही आता है। काउंट ऑन इंपोर्ट, पर्पस फूड ग्रेन। फूड ग्रेन्स के लिए भारत जो है अभी तक 70 साल के बाद भी किस पे निर्भर करता है? फूड ग्रेन्स। यहां पे लिख दूं फूड ग्रेन्स। सही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है अधिकारों का हनन करना, तो उसके लिए हम इंट्रूड या इनक्रोच लिखते हैं और प्रीपोजिशन फिक्स्ड है ऑन आएगा। कैसे लगाना है वाक्य में, ये देखिए, तुम्हें किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए था, तो ये पास्ट इमेजिनरी है, तो शुड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे, यू शुड नॉट हैव। और अधिकारों का हनन करना इंट्रूडेड थर्ड फॉर्म या इनक्रोच्ड ऑन एनीबॉडीज, किसी के, का के की, इसका मतलब का के की हो जाएगा, एनीबॉडीज राइट्स। तो ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही बना, प्रीपोजिशन हमने बिल्कुल सही लगाया कि इंट्रूड और इंक्रोच्ड के साथ ऑन का ही प्रयोग हमें करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि इस पेड़ पे बहुत सारे आम हैं, तो क्या लगाएंगे, इन लगाएं कि ऑन, ये दिमाग में है। तो मैं बता दूं कि ऑन अटैचमेंट बताता है और ऑफ डिटैचमेंट बताता है, बताता है कि नहीं? ऑन अटैचमेंट और ऑफ डिटैचमेंट बताता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं ऑन द टेबल, ऑफ द टेबल, ऑन द रोड, इसका मतलब कि रोड के ऊपर नहीं, ऑन द रोड, मेरा घर ऑन द रोड है यानी रोड से अटैच्ड है, ऑफ द रोड है रोड से अलग है। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, टर्न ऑन, टर्न ऑफ। तो अटैच डिटैच रिलेट करके पढ़ेंगे, रिलेटिव स्टडी जब होगा, जब ग्रामर के दो टर्म्स को सामने रख के बात करते हैं तो चीजें एकदम एकदम पानी का पानी दूध का दूध हो जाता है, एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो रिलेट करके यानी रिलेटिव स्टडीज, कंपेयर करके, कंपेरेटिव स्टडीज अगर हम करते हैं तो चीजें हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होती हैं। तो ऑन और ऑफ का ये सेंस होता है। तो पेड़ पर लटका हुआ है मतलब अटैच्ड है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस पेड़ पर बहुत सारे आम, पके आम हैं, तो देयर आर मेनी राइप मैंगोज इन या ऑन दिस ट्री। ये हमारा बिल्कुल सही है, ऑन का प्रयोग है। इन करते तो क्या हो जाता, कॉमन एरर में आ जाता। सही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे है कि उसके दोनों कलाइयों पर चूड़ियां थी, तो कलाई पे अटैच्ड है ना, कलाई में है, उंगली में अंगूठी है, तो ये अटैच्ड है। सर के ऊपर टोपी है तो अटैच्ड है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सी हैड, स्टेट ऑफ पोजीशन है, सी हैड ग्रीन बैंगल्स, ग्रीन बैंगल्स ऑन हर रिस्ट्स बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों हो गया, तो कलाई दो ही होता है, आइज दो ही होता है, ऑन हर रिस्ट बोथ लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगला वाक्य है दोस्तों कि मैं अगले शुक्रवार को घर आऊंगा। तो यहाँ पे शुक्रवार है, तो आपको पता है कि डे का नाम हो, डेज नेम और डेट, इनके साथ हम ऑन लगाते हैं। फ्राइडे है, मंडे है, तो ऑन लगाएंगे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लगाएंगे, जरा आप बताइए। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, जैसे डेट है और डेज नेम है, तब हम ऑन लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लगेगा। आई विल कम होम ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, यहाँ फ्राइडे है, लेकिन आप यहाँ ऑन लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि डिटरमिनर प्लस ये टाइम वाला नाउन या डिटरमिनर प्लस प्लेस वाला नाउन मिलके एडवर्ब फ्रेज बनाता है, एडवर्ब का काम करेगा। तो एडवर्ब का काम करेगा तो प्रीपोजिशन एडवर्ब के पहले नहीं, नाउन के पहले लगता है, इसलिए गलत है। तो नेक्स्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, इच फ्राइडे, एवरी फ्राइडे, दिस फ्राइडे, दैट फ्राइडे, ये सब लिखा हो तो ये समझिए कि ये हमारा फ्रेज हो जाएगा।
दिस प्लेस, दैट प्लेस, इच प्लेस, एवरी प्लेस, ये प्लेस वाला एडवर्ब, ये टाइम वाला एडवर्ब, तो प्रीपोजिशन नहीं लगाते। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले नहीं लगाते, एडवर्ब के पहले नहीं लगाते, एडजेक्टिव के पहले नहीं लगाते, नाउन के पहले ही सिर्फ लगाते हैं। सही है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन गलत हो जाएगा। आपका व्यवसाय बर्बादी के कगार पे है, तो यहाँ पे एक आपको फ्रेज प्रीपोजिशन लगाना होगा। कौन सा फ्रेज प्रीपोजिशन लगाएं जो ये वाक्य सही से बने? तो एक होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है के कगार पे, या ऑन द पॉइंट ऑफ भी बोलते हैं, या ऑन द वर्ज ऑफ भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है के कगार पे, के किनारे पर। ठीक है, जैसे ऑन द बैंक ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि आपका बिजनेस, तो योर बिजनेस, ये जो है हमारा नाउन फ्रेज हो गया। योर बिजनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इज ऑन द वर्ज ऑफ डिवास्टेशन। डिवास्टेशन, सही है। तो ये जो है हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन हुआ, और एकमात्र जो वर्ब है हमारा इज है, ये हमारा नाउन फ्रेज हुआ। कृपया घर से निकलने के पहले जूते पहन लें। तो यहाँ पे देखिए कृपया अगर आ गया ना, तो ये सेंटेंस जो होगा इंपेरेटिव होगा। प्लीज और काइंडली लिखा हुआ है, तो आगे सब्जेक्ट नहीं ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, प्लीज। और पहनने के लिए क्या होता है? पुट ऑन, पहनना, और पुट ऑफ इसका उल्टा हो जाएगा। पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑफ योर शर्ट। पुट ऑन योर कैप, पुट ऑफ योर कैप। पुट ऑन द बैंगल्स, पुट ऑफ द बैंगल्स। पुट ऑन द रिंग, पुट ऑफ द रिंग। पहनना, उतारना। तो प्लीज काइंडली है, तो आगे सब्जेक्ट ना ढूंढ के क्या करना है? वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो प्लीज काइंडली पुट ऑन, ये हमारा फ्रेजल वर्ब हो गया। चूज, ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया। बिफोर यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है, तो लीविंग लिखना है। बिफोर लीविंग होम, ये पूरा जो पूरा बन गया, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, और ये पूरा सेंटेंस जो कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा दोस्तों। इसमें लिखा है एक चिड़िया मेरे छत के ऊपर आके बैठी। मतलब एक हम कह रहे चिड़िया बैठी हुई है, मतलब अटैच्ड है। आके बैठी मतलब बाहर से आके मोशन हो रहा है, तो इसमें लोके प्लेस और मोशन दोनों दिखाना होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे आकर बैठी पास्ट में है, ऑन टू, ऑन टू माई रूफ, अ बर्ड सेट ऑन टू माई रूफ। तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कम इनटू, तो बाहर से अंदर आना, इनटू, और बाहर से किसी चीज के ऊपर शिफ्ट करना, अटैच करना किसी चीज के सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा? ऑन टू। तो ये हमारा सही वाक्य हो गया। खाली ऑन लिखते तो गलत हो जाता। देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको सही प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेज प्रीपोजिशन क्या लेगा आपको बताना है। वैसे तो इस वाक्य को और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, देयर इज अ वेरी गुड फ्रेंडशिप बिटवीन रोहन एंड सोहन, सोहन एंड रोहन। लेकिन एक जो है ऑन गुड टर्म्स, मतलब अच्छा संबंध होना, तो ये एक फ्रेज है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें प्रीपोजिशन ऑन लगता है। अब यहाँ पे मान लिया कि ऑन की जगह एट या इन लगा होता तो ये एरर में आ जाता, या गुड टर्म्स लगा है और यहाँ पे ब्लैंक होता और ऑप्शन 4 ऑफ एट इन लिखा है, तो ऑन चूज करते। तो ध्यान से पढ़ने का, इडियम फ्रेजेस की जरूरत होती है हमें। तो अगर हम कहें सोहन और रोहन, तो सोहन एंड रोहन आर ऑन गुड टर्म्स। और नंबर भी ध्यान रखिएगा कि टर्म नहीं टर्म्स होगा, प्रीपोजिशन भी ध्यान रखिएगा, सारा चीज ध्यान रखना है, तो ये हमारा पूरा वाक्य सही हो जाएगा। सोहन एंड रोहन आर ऑन गुड टर्म्स। देखिए इस वाक्य में भी मैंने एक प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज किया है। कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेज? यहाँ तुरंत के लिए यूज होगा। तुरंत के लिए तो वैसे इमीडिएटली और इंस्टेंटली का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम का। यहाँ पे एक फ्रेज का यूज किया है कि मैंने तुरंत ही अपनी गलती सुधार ली। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आई, गलती सुधारना के लिए होता है रेक्टिफाई, रेक्टिफाइड हो जाएगा। आई रेक्टिफाइड माई मिस्टेक्स। आई मिस्टेक्स नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट है, इसमें जो हमने प्रीपोजिशन लगाया है ऑन, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, अपने मन से नहीं लगाया है, ये फिक्स्ड है।
ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं इमीडिएटली से। इमीडिएटली एडवर्ब है तो ये भी एडवर्ब का काम करेगा। प्रीपोजिशन प्लस नाउन पे एंड हो रहा है तो वो हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव होता है, या इंस्टेंटली भी कह सकते हैं। तो ये दोनों एडवर्बियल वर्ड हुआ, ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। अब ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट की जगह एट लिखिए तो गलत हो जाएगा ना, तो यही ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में भी प्रीपोजिशन यूज होता है, फ्रेज प्रीपोजिशन में भी और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में भी। तो वो सर्टेन होता है कि कौन सा प्रीपोजिशन हम ईडियम में यूज कर रहे हैं, उस ईडियम में नंबर कौन से फॉर्म में रखा गया है उसका भी ध्यान रखना है, आर्टिकल्स क्या है उसका भी ध्यान रखना है। तब आपको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस में, साथ ही साथ क्लोज टेस्ट में, इसके साथ साथ कॉमन एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, रैपिड फिलर्स में, हर जगह आपको हेल्प मिलेगा। लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आपका सुधार होना शुरू हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस आपको रोज करना है, चाहे न्यूज़पेपर से करें या प्रीवियस ईयर से करें, और दोनों मिला के करें और बेस्ट है। देखिए अगला वाक्य लिखा है, स्वतंत्रता दिवस के कारण कल सभी ऑफिसेज बंद रहेंगे, सभी कार्यालय बंद रहेंगे। तो यहाँ पे एक फ्रेज प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण होता है। अब एट अकाउंट ऑफ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, डबल एफ लगा दें तो गलत हो जाएगा। इसको हटा के 4 ब्लैंक भी बना के हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यही पैटर्न होता है, एरर इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग या क्लोज टेस्ट या पैसेज या लिखना या पढ़ना, सब में आपको बस थोड़ा सा फोकस रहना पड़ता है। ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे all the offices will remain यहाँ लिंकिंग वर्ब है दोस्तों, तो फिर लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है। will remain closed कब? tomorrow। ये एडजेक्टिव है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सही है दोस्तों। अगला वाक्य देखिए, मैं इस पेड़ पर चढ़ा था। अगर बोल रहे हैं मैं इस पेड़ पर चढ़ा था, तो चढ़ने के लिए क्लाइम होता है, लेकिन क्लाइम है ट्रांजिटिव वर्ब। तो आई क्लाइम्ड, क्या चढ़ा था? पेड़। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। आई क्लाइम दिस ट्री, चढ़ा था। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो फिर ऑन लगा के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक बार में, ये प्रीपोजिशन का और ट्रांजिटिव वर्ब दोनों का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब का, उसके पहले नहीं लगाना है। और कहाँ नहीं लगाना है? कोई एडवर्बियल फ्रेज या वर्ड रहे, एडजेक्टिव रहे, वहां भी नहीं लगाना है, सिर्फ नाउन के पहले लगाना है। उसने मुझ पर हमला किया था, तो हमला करना भी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ही अटैक्ड ऑन मी अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। क्यों नहीं होगा यहाँ ऑन? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में इसका, ये सिर्फ एक ही का ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे इसका या इसका। तो इसके बाद हम इसको लिखेंगे, क्योंकि इसको हटा देंगे तो वाक्य का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वर्ब के बिना वाक्य नहीं बन सकता है। बाकी कोई अदर पार्टिकल्स हटा सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का, लेकिन वर्ब को नहीं हटा सकते। एक और ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ देखिए, साइन। साइन का मतलब हस्ताक्षर करना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इन कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, तो आई एम नॉट लाइबल टू साइन अगर बोल रहे हैं तो इन्फिनिटिव हो गया, टू साइन। लेकिन है तो वर्ब, तो सेमी वर्ब का काम करेगा। टू साइन ऑन दिस पेपर्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या साइन करना है भाई? तो कागजातों को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका नहीं। सही है दोस्तों। तो पूरे तरीके से परत दर परत पूरे प्रीपोजिशन को मैं आपको समझाऊंगा। और ये जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की सीरीज है, इसमें हर एक प्रीपोजिशन, जैसे आज पर्टिकुलर ऑन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरह से कभी हम फ्रेजल वर्ब के ऊपर हम बनाएंगे, जहाँ पे सर्टेन कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। जैसे पुट ऑन बोल रहे हैं, कॉल ऑन बोल रहे हैं, या टर्न ऑन बोल रहे हैं, या काउंट ऑन बोल रहे हैं, तो एक खास डे में एक खास फ्रेजल वर्ब या खास प्रीपोजिशनल फ्रेज या खास फ्रेजल प्रीपोजिशन या एक खास प्रीपोजिशन का थीम बना के मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि धीरे धीरे पूरे तरीके से, जैसे मोड, मोडाल्स, टेंस को मैंने समझाया है ट्रांसलेशन बना के, वैसे बाकी जो चैप्टर हैं, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वॉइस, नरेशन, सबको मैं कराऊं, ताकि सबको बेनिफिट मिले। और इस तरह से ना आपका अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना एक साथ इम्प्रूव हो जाएगा। डर जो अंग्रेजी का है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि समझ में आ रहा है तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, फिर डर का कोई जगह वहाँ है नहीं।
तो अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और कमेंट लिख के बताइए कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें कितना आपने खुद से अटेम्प्ट किया सही प्रीपोजिशन का और कितना नहीं कर पाए और क्या कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।